स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी ज्ञान पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पंडित सुंदरलाल शर्मा प्री बीएड प्री डीएड के लिए इम्पॉर्टेंट जीके देखेंगे, जो कि होगा साइंस से। देखिए दोस्तों, आपको सिलेबस पता ही होगा। इसमें जो है 20 प्रश्न जो है साइंस से आता है, 20 प्रश्न सामाजिक विज्ञान से आता है, 20 प्रश्न मैथ से आता है। और ये जो तीनों बताया हूँ, साइंस, सामाजिक विज्ञान और गणित, इसमें आप किसी एक का जो है चयन करके 20 प्रश्न हल कर सकते हैं। तो अगर आप साइंस वाले हैं तो साइंस आपके लिए बहुत इजी रहेगा। अगर आप मैथ्स वाले हैं तो भी आप साइंस बना सकते हैं। अगर आप सामाजिक विज्ञान रुचि रखते हैं तो सामाजिक विज्ञान बना सकते हैं। ये ऑप्शनल है, किसी एक का आप चयन कर सकते हैं। आप 12वीं में चाहे कोई भी विषय लिए हो, एक आप चयन कर सकते हैं और यहाँ से बना सकते हैं। देखिए, ये हमारा 8वां क्लास है साइंस का। इससे पहले हमने 7 वीडियो अपलोड किया है साइंस का, ज़रूर देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट है। ये 8वां क्लास है। हम सामाजिक विज्ञान का भी लाएंगे और साथ ही साथ दोस्तों, जो भी शिक्षण अभिरुचि हमने पहले से अपलोड किया है ज़रूर देखिए। वही शिक्षण अभिरुचि इसी में पूछा जाएगा। जो भी हम जीके देखे हैं इतिहास से संबंधित, शिक्षा विभाग से संबंधित, वो सभी मतलब सिलेबस सेम है, वही जो है जीके इसमें भी आएगा। तो अब देखिए, अब हम साइंस पर फोकस करेंगे ज़्यादातर और सामाजिक विज्ञान पर। सामाजिक विज्ञान का जो वीडियो है आप साइंस वाले भी देखिएगा, क्योंकि सामाजिक विज्ञान से ही प्रश्न आपके जीके वाले भाग में पूछा जाएगा, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाएगा। और आप मॉडल आंसर पूछ रहे थे कमेंट में कि, तो हम धीरे धीरे से उसका वीडियो लाएंगे। कितना आप सही किए हैं ज़रूर बताइए कमेंट में। और अभी जो व्यापम द्वारा आयोजित प्री बीएड प्री डीएड है उसमें आपका कितना नंबर आ रहा है, उसका हम जो है आंसर की बना देंगे वीडियो। लेकिन सबसे बेहतर वही रहेगा कि मॉडल आंसर में वो क्या आंसर ले रहा है, क्योंकि अब आपने तो टिक लगा दिया है, जो भी आएगा और मॉडल आंसर के हिसाब से ही आएगा। 15 दिन के अंदर दे देता है मॉडल आंसर, तो उस पर भी वीडियो बनाएंगे। कमेंट में बताइएगा कि पंडित सुंदरलाल शर्मा के किस टॉपिक पर आपको विशेष रूप से जो है वीडियो चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, आप आंसर लगाते चलिएगा। देखा होगा आपने, व्यापम में कूट वाले प्रश्न बहुत बार मतलब पूछा गया है, अभिकथन और कारण से संबंधित। लेकिन पंडित सुंदरलाल शर्मा के अगर हम पिछले पेपर की बात करें तो बहुत इजी प्रश्न आया था। तो इस बार जो है वो हार्ड जो है क्वेश्चन दे सकता है, तो हम जो है उसी के आधार पर तैयारी करते चलेंगे। देखिए, कार्य का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो कार्य का मात्रक होता है आपका जूल। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कार्य का मात्रक जूल है, आप कैसे याद रखेंगे? तो इसे बोलते हैं काजू, कार्य जूल। साथ ही साथ यहीं पर जू, तो जू में हमें उच्चारण आ रहा है ऊ, तो ऊर्जा का भी मात्रक जूल है, ऊष्मा का मात्रक भी जूल है। याद रखिएगा, कार्य का मात्रक जूल, ऊष्मा का मात्रक जूल और ऊर्जा का मात्रक जूल ही है, ये पूछा जाता है। बल का जो है मात्रक है न्यूटन है एसआई पद्धति में, और सीजीएस पद्धति में डाइन है, इसे भी याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का, समय का, ऊर्जा का या प्रकाश तीव्रता का? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का इकाई है, याद रखिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। कुट वाले प्रश्न में तो शायद ही पूछा जाएगा पंडित सुंदरलाल शर्मा में, क्योंकि उस बार तो बिल्कुल सिंपल से साइंस पूछा गया था। ये जो है अभी फिजिक्स से अभी हम वीडियो करा रहे हैं, इससे पहले जो 7 वीडियो है आपका वो बायोलॉजी से था, ज़रूर देख लीजिएगा। बल्कि एसआई यूनिट क्या है? अभी देखा हमने न्यूटन है। चाल की एसआई इकाई क्या है दोस्तों? चाल की एसआई इकाई तो मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जो डिफ़िकल्ट रहेगा उसे ज़रूर नोट कीजिएगा। पार्सेक इकाई है दोस्तों, दूरी की, समय की, प्रकाश की, चमक की, चुंबकीय बल की। तो देखिए, पार्सेक जो इकाई है वो है दोस्तों आपकी दूरी की। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। छठवां प्रश्न, निम्नलिखित में से माप की कौन सी एक इकाई है जो ब्रह्मांड के विस्तार की दर की व्याख्या करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। फैराडे नियतांक, हबल नियतांक, प्लांक नियतांक या विद्युत नियतांक? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका हबल नियतांक। ऑप्शन बी सही उत्तर रहेगा। 7वां प्रश्न देखिए, ल्यूमेन किसका मात्रक है? ज्योति तीव्रता का, ज्योति फ्लक्स का, उपयुक्त दोनों का या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा दोस्तों, ल्यूमेन जो है
ये मात्रक है ज्योति फ्लक्स का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अभी जो व्यापम ने एग्ज़ाम लिया है बीएड का डीएड का, तो उसमें इजी ही प्रश्न आया था, उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं था। तो कटअप जो है, मिनिमम जो आपका नंबर है वो 60 नंबर या 60-65 नंबर वालों तक का जो है कॉलेज मिलने का चांस रहेगा, क्योंकि इजी प्रश्न आ जाता है तो कटअप भी अच्छा खासा रहता है। कटअप जो होता है वो मिनिमम अंक है आपका, मैं तो 60 अंक बता रहा हूँ कि आपको 60 तक में कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका तो नंबर 70 से ऊपर ही रहेगा। तो आपको बस ध्यान इतना में रखना है कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके जो आसपास के कॉलेज है जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हैं वहाँ ज़्यादा नंबर वालों का ही हो, कम नंबर वालों को भी हो जाता है। खासकर प्री बीएड में तो कोई एडमिशन लेना नहीं चाह रहा है इस बार, पता चला है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आप ध्यान दीजिएगा। हम इस पर जो है कटअप का एक वीडियो बना देंगे, आप उसे देख लीजिएगा, एनालिसिस कर लीजिएगा, लेकिन उस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं रहना चाहिए, क्योंकि कॉलेज का अपना एक होता है कि कॉलेज में कौन एडमिशन लेता है, कोई नहीं ले। देखिए 8वां प्रश्न देखते हैं। भौतिक मात्रा ज्योति की इकाई क्या है? सीमेंस है, टेस्ला है, लक्स है या वेबर है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, भौतिक मात्रा ज्योति की जो है वो है लक्स। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। पास्कल इकाई है, अभी हमने देखा है, सॉरी पास्कल नहीं, हमने तो इसका देखा था। पास्कल जो है ये दाब की इकाई है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। पारसेक की इकाई था दूरी। 10वां प्रश्न देखिए। कैंडेला मात्रक है, ज्योति फ्लक्स, ज्योति प्रभाव, ज्योति दाब या ज्योति तीव्रता? तो याद रखिएगा दोस्तों, कैंडेला मात्रक है ज्योति तीव्रता का। ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा। ऊर्जा की ऐसा इकाई क्या है? तो ये हो जाएगा जूल। चुंबकीय क्षेत्र के माप की इकाई क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई है दोस्तों टेस्ला। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? तरंग दैर्घ्य, तरंगों की स्पष्टता, तरंगों की तीव्रता, तरंगों की आवृत्ति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी तरंगों की आवृत्ति। 14 नंबर प्रश्न। विद्युत मात्रा की इकाई है? तो एम्पियर है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। जितना भी हमने वीडियो अपलोड किया है दोस्तों व्यापम द्वारा, उसे भी ज़रूर देखिएगा, वही इसमें रिपीट होगा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है बहुत ही इजी प्रश्न पूछता है और आपको सिंपल वे से पूछता है, एक ही मतलब, उसमें कोई कूट वाला प्रश्न नहीं देता वो। तो ध्यान रखिएगा, आप ज़्यादा कठिन की भी तैयारी मत कीजिएगा, आपको सिंपल ही तैयारी करके जाना है। रीजनिंग देखा होगा आपने, प्री बीएड हो प्री डीएड हो, पढ़ने की ज़्यादा आवश्यकता है ही नहीं रीजनिंग का, आप आराम से बना सकते हैं। बस वो थोड़ा सा ध्यान लगाने की ज़रूरत होती है उसमें। रीजनिंग तो सभी से बन ही जाता है। बाकी आपको जो भी हमने जीके वाला वीडियो अपलोड किया है इसी चैनल पर, तो उसका जो है आपको तैयारी करना होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। 15 नंबर प्रश्न देखिए। एसआई पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा दोस्तों, लेंस की शक्ति की इकाई डायोप्टर है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो ये तो सभी को पता है, डेसिबल होता है। विद्युत धारा को खाली स्थान नामक इकाई द्वारा व्यक्त किया जाता है। विद्युत धारा को, तो विद्युत धारा ये जो है एम्पियर से मापा जाता है। विद्युत आवेश की एसआई इकाई क्या है? तो कूलाम है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। उन्नीस नंबर प्रश्न। निम्नलिखित में से तापमान की एसआई इकाई है? तो देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, सेल्सियस दिया रहेगा या कुछ भी तो आपको नहीं लगाना है। तापमान की जो एसआई यूनिट है, इकाई है, वो केल्विन होता है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 20 नंबर प्रश्न। विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है? विद्युत ऊर्जा की व्यावसायिक इकाई है तो किलोवाट प्रति घंटा। दोस्तों, जो विद्युत ऊर्जा है उसकी जो व्यावसायिक इकाई है वो किलोवाट प्रति घंटा है। देखिए दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखे रहिएगा। अगर यूट्यूब की तरफ से नोटिफिकेशन नहीं जाता है तो चैनल पर विजिट कीजिए, देखिए प्लेलिस्ट में या वीडियो पर आकर कोई नया वीडियो अपलोड तो नहीं हुआ है। और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। हम जो है बहुत पहले से इसमें आपको जो है क्लास करा रहे हैं, और शिक्षण अभिरुचि का हम एक विशेष वीडियो लाएंगे आपके लिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा विशेष, तो उसे ज़रूर देखिएगा। संवेग का एसआई मात्रक है?
मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। एम्पियर है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड है, ये जूल है या किलोग्राम मीटर है, बताइए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए संवेग है, वेग है, तो वेग दिशा में बढ़ता है तो 1 किलोमीटर रहेगा, सॉरी किलोग्राम रहेगा, उसके बाद मीटर रहेगा दूरी के लिए और सेकंड समय रहेगा। 22 नंबर प्रश्न, प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रकाश वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल एक। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है। प्रकाश वर्ष अति दीर्घ दूरियां मापने का मात्रक है। ऑप्शन जो मतलब फर्स्ट कथन है वो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा का मात्रक नहीं है? जूल है, वाट घंटा है, न्यूटन मीटर है, किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, बताइए दोस्तों। ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो देखिए दोस्तों ऊर्जा का मात्रक जूल है, वाट घंटा है और न्यूटन मीटर है, लेकिन नहीं है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। दीप्त तीव्रता को मापने की एसआई इकाई क्या है? तो कैंडेला है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। 25 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई पास्कल द्वारा मापी जाती है? बताइए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों पास्कल जो इकाई है वो दाब की है और यही मापा जाता है टॉर में, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, निम्न में से ऊष्मागतिकी थर्मोडायनामिक तापमान की एसआई इकाई क्या है? ऊष्मागतिकी की तापमान की एसआई इकाई क्या है? तो देखिए दोस्तों तापमान की जो एसआई इकाई है वो याद रखिएगा हमेशा केल्विन होता है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। आपको सेल्सियस नहीं लगाना है, फ़ारेनहाइट नहीं लगाना है। किए गए कार्य की इकाई क्या होती है? कार्य की इकाई पूछा गया है तो हमें पता है कार्य का जूल होता है। त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? ये इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। अब परिवर्तन हो रहा है मतलब वो माइनस में रहेगा, तो जो भी प्लस वाला है वो तो बिल्कुल नहीं रहेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ए इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग माइनस अंतिम वेग रहेगा, फिर अपॉन जो है समय रहता है इसमें। तो ये ए जो है त्वरण को व्यक्त करता है। ये भी पूछा जाता है ना कि यू किसको व्यक्त कर रहा है, वी किसको, टी किसको, ए किसको, तो ए जो है त्वरण के लिए होता है। त्वरण का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए त्वरण का एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दोस्तों। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। जो एसआई इकाई से संबंधित प्रश्न है दोस्तों ये तो पूछा ही जाता है हर एग्ज़ाम में। और बताइएगा कमेंट में आप कौन से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रयोगशाला परिचारक की कि आबकारी आरक्षक की, क्या एडीओ की, बताइए इसमें क्या राइट आंसर रहेगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन सी रहेगा, ए का पहला हो जाएगा। उच्च वेग मैक ही रहेगा। तरंग धैर्य को एंगस्ट्रॉम से मापा जाता है। दाब की इकाई पास्कल है और ऊर्जा का जूल है। इसी प्रकार से रहेगा। इंपॉर्टेंट क्या है आपको, जैसे उच्च वेग का मैक होता है ये याद रखने योग्य है, तरंग धैर्य का एंगस्ट्रॉम होता है, बाकी आप दाब का पास्कल है, ऊर्जा का जूल है, आप तो याद हो गया होगा। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। दूरी दिया है, पदार्थ की मात्रा, विद्युत आवेश की मात्रा और ऊर्जा। तो देखिए दोस्तों 31 नंबर का राइट आंसर आप सभी साथी कमेंट कर दीजिएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है और बहुत ही ईजी से इसका जो है जवाब है, ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो देखिए यहीं पर हम देख लेते हैं, त्वरण का होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बल का न्यूटन होता है, आवेग का क्या होगा दोस्तों, कार्य का जूल हो जाएगा, आवेग का न्यूटन सेकंड हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आप वीडियो को थोड़ा सा रोक कर भी जो है देख सकते हैं। प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? प्लांक के अचर में किसका आयाम होता है? तो कोणीय गति का। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है, मतलब बैठकर झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाएगा, कम होगा,
ऊंचाई पर निर्भर करेगा या अपरिवर्तित रहेगा? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। तो देखिए, अगर उस लड़की के खड़े हो जाने पर दोलन का आवर्तकाल दोस्तों कम हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। बैठी है लेकिन अचानक से खड़े हो जाती है तो झूला का आवर्तकाल होगा वो कम हो जाएगा। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का आकर बैठ जाता है, मेज के कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक गोल मेज है, गोल घूर्णन कर रही है, लेकिन एक लड़का आकर उस पर बैठ जाता है, तो कोणीय वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए, कोणीय वेग भी क्या हो जाएगा दोस्तों? कम हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा। यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसका या उसकी त्वरण 2 गुना हो जाएगा, गतिज ऊर्जा 2 गुनी हो जाएगी, गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी, भार 2 गुना हो जाएगा। बताइए, यदि किसी चलती हुई वस्तु के वेग को हम 2 गुना कर देते हैं तो देखिए दोस्तों, उसका क्या होगा? गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए, किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है क्योंकि? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मेरा भार 70 kg है, 70 kg, सॉरी द्रव्यमान 70 kg है, तो ये परिवर्तित नहीं होगा, ये स्थिर रहेगा। मेरा जो वजन है मतलब द्रव्यमान है वो 70 kg ही है, लेकिन पृथ्वी पर है, लेकिन मेरे जो शरीर का भार है वो 70 kg है, लेकिन चंद्रमा पर यही जो है कम हो जाएगा। चंद्रमा पर जो कम होगा वो मेरा वजन कम नहीं होगा, बल्कि चंद्रमा पर मेरा भार कम होगा। याद रखिएगा, मेरा तो जो द्रव्यमान है वो 70 ही रहेगा, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे चंद्रमा हो, चाहे कहीं पर हो, हमेशा स्थिर रहेगा। लेकिन वहाँ की गुरुत्वाकर्षण शक्ति क्या है, कितनी है किसी ग्रह की, उस पर निर्भर करेगा कि मेरा वजन कम बता रहा है वहाँ, भार की ज़्यादा। मतलब भार परिवर्तनीय होता है, द्रव्यमान स्थिर रहता है। ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय न हो। यह क्या है दोस्तों? कौन सा नियम है? तो देखिए, न्यूटन की गति का प्रथम नियम है। मतलब जब हम किसी वस्तु पर बल नहीं लगाएंगे, कार्य नहीं करेंगे, तब तक वह विराम अवस्था में ही रहेगा। ये गति का प्रथम नियम कहता है। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण क्या होता है दोस्तों? बताइए। किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण, तो ये हमेशा होगा दोस्तों बल के अनुक्रमानुपाती। याद रखिएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल क्या है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगे होने चाहिए। प्रत्येक क्रिया के बराबर व विपरीत दिशा में एक प्रतिक्रिया होती है, यह क्या है दोस्तों? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। जैसे एक रॉकेट उड़ता है तो ये आगे की तरफ जाता है, लेकिन आगे की तरफ कैसे में जाता है? क्योंकि यहाँ से जो आग निकलता है पीछे की ओर एक बल लगाता है पीछे की ओर, तो पीछे की ओर जब बल लगाता है तभी ये रॉकेट जो है आगे की ओर उड़ पाता है। मतलब क्रिया का प्रतिक्रिया बल होता है। तो ये न्यूटन की गति का तृतीय नियम है। वैसे बंदूक से गोली चलाने पर जो है चलाने वाला पीछे की ओर धक्का खाता है तो एक बल लगता है, तो इसी कारण से होता है। जल में तैरना न्यूटन की गति किस नियम का जो है मतलब एग्जाम्पल है, उदाहरण है? तो तृतीय नियम, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। कोई पिंड तब तक विरामावस्था में बना रहेगा जब तक उस पर बाह्य बल कार्य नहीं करता। यह नियम है दोस्तों न्यूटन का। बल की परिभाषा न्यूटन के कौन से नियम से आती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बल की परिभाषा न्यूटन के कौन से नियम से आती है? तो यह पहला नियम से ही आता है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करती है?
तो ये है जड़त्व का नियम, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो याद रखिएगा, प्रथम नियम को ही जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। कोई भी वस्तु अपने बल के कारण, मतलब अपने भार के कारण एक ही जगह पर पड़ा रहता है, जड़त्व, जब तक हम उस पर बाह्य बल नहीं लगाते। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? बताइए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। गाड़ी खींचता हुआ घोड़ा किस बल के कारण आगे बढ़ता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल। याद रखिएगा, ऑप्शन डी रहेगा। आपको ये नहीं लगाना है घोड़े द्वारा अपने पैरों से पृथ्वी पर आरोपित बल, ये गलत है। पृथ्वी द्वारा घोड़े के पैरों पर आरोपित बल, तभी आगे बढ़ता है घोड़ा। चलती हुई बस जब अचानक रुक जाती है या ब्रेक लगती है तो उसमें बैठे हुए यात्री आगे की दिशा में गिरते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, किस आधार पर कहा जा सकता है? तो न्यूटन का पहला नियम। पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम। जड़त्व मतलब आप विराम स्थिति में हैं, अचानक ब्रेक लगता है तो आप आगे की ओर झुक जाएंगे। निम्नलिखित में से रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बताइए। इसका आंसर आप सभी साथी कमेंट में बताइएगा। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऊर्जा संरक्षण पर, बर्नौली के प्रमेय पर, गति के संरक्षण पर, या एवोगैड्रो की अवधारणा पर? 49 का भी आंसर आप सभी साथी कमेंट कीजिएगा। बाकी जितने सामाजिक विज्ञान वाले हैं, या अगर आप सामाजिक विज्ञान दिलाना चाहते हैं या जीके भी पढ़ना चाहते हैं, तो प्ले लिस्ट में जीके वाला भाग जरूर देखिएगा। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वारोही के गिरने की आशंका का कारण क्या है? तो हमने वही जो देखा है इसमें, तो ये जड़त्व आघूर्ण नहीं रहेगा, ये विश्राम जड़त्व रहेगा दोस्तों, क्योंकि पहला जो अश्व था वो विश्राम में है, तो एकाएक चलना प्रारंभ करे तो अश्वारोही गिरने की आशंका रहती है, विश्राम जड़त्व के कारण होता है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न, क्रिकेट का खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को क्यों अपने हाथ को पीछे खींचकर पकड़ता है? तो बॉल विश्राम की स्थिति में आ सकती है, इसी कारण। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। बल गुणनफल है, किसका है दोस्तों? तो द्रव्यमान और त्वरण का है। ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा। जब कोई व्यक्ति चंद्रमा पर उतरता है तो उसके शरीर में उपस्थित भार घट जाता है, मात्रा अपरिवर्तित रहती है दोस्तों। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान क्या होगा? बताइए। भूमध्य रेखा से हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जी का मान, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होगा? बढ़ेगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थे इम्पॉर्टेंट प्रश्न। लगभग हमने 54 प्रश्न देखा फिजिक्स से, जो कि इम्पॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में आने लायक हैं। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप प्रयोगशाला परिचारक जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें 60 नंबर साइंस से आएगा, ये उसके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों की तैयारी इसमें अब करते हुए चलेंगे। और प्ले लिस्ट में जो जीके वाला भाग है उसमें जितना भी वीडियो अपलोड है, अब उससे सीरियस होकर देखिए, क्योंकि पंडित सुंदरलाल शर्मा में प्री बीएड करना, प्री डीएड करना इतना आसान नहीं है। कंपटीशन बढ़ गया है, एक एक नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी मेरे से भी गलती होता है, जैसे कोई भी आंसर मैं गलत बताता हूँ तो कमेंट में जो है बता दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा जो आपका शब्द है वो अच्छा रहे, क्योंकि कई बार मैंने देखा है कमेंट में जो भी आता है तो कुछ भी मतलब बोल कर चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। गलती तो हमारे से भी होती है, लेकिन आपको बस बता देना है, हम अगले वीडियो में उसे सुधारने का प्रयास करेंगे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।